नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र सोलंकी एक बार फिर पुनः आपका स्वागत करता हूं आपके ही पसंदीदा YouTube चैनल परीक्षा 247 में। दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में किया था क्राउन कंपनी का शासक, जो हमने पढ़ा था 1773 से 1857 तक। और दोस्तों, हमारी जो मेन हेडिंग थी वो चल रही थी भारत का संवैधानिक विकास। भारत के संवैधानिक विकास में सबसे पहले हमने कंपनी का शासक पढ़ा था 1773 से 1857 तक। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्राउन का शासक, जिसे हम पढ़ेंगे 1858 से 1947 तक। इसमें दोस्तों क्या हुआ था कि जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी, तो 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन पूरी तरह से ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया, और तभी से दोस्तों हुआ स्टार्ट क्राउन रूल। तो दोस्तों, आज हम सबसे पहले ही करेंगे क्राउन रूल में 1858 से 1947 तक। इसमें दोस्तों क्या हुआ था, सबसे पहले जो हमारी हेडिंग होती है वो आज की होती है 1858 का भारत शासन अधिनियम जब भारत आया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। दोस्तों, 1858 का भारत शासन अधिनियम महारानी विक्टोरिया को जो यह था, इसे महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कहते हैं, जिसे लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पढ़ा गया था। और दोस्तों, इसे स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले इसमें क्या इसके काम हुए थे, इसमें सबसे पहले यह काम हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद कर दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी वाज क्लोज्ड, अर्थात पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद कर दिया गया था। दूसरा है इसी के अंदर दोस्तों 1858 भारत शासन अधिनियम के तहत ही दूसरा काम यह हुआ कि ऑल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सस्पेंड, सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर निलंबित कर दिए गए। जो 18 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हुआ करते थे, उन्हें भी निलंबित कर दिया गया। 1858 के तहत ही अगला कार्य यह किया गया कि भारत का राज्य सचिव पद बनाया गया। भारत का राज्य सचिव पद बनाया गया। उसी के तहत 1858 के तहत ही भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा। भारत के गवर्नर जनरल को द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कम टू बी कॉल्ड वायसराय ऑफ इंडिया। भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा। दोस्तों, उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वह था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग दोस्तों, यह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। अगर क्वेश्चन के हिसाब से बात करें कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, तो वो था लॉर्ड कैनिंग। और बात करें कि भारत का प्रथम वायसराय, तो फर्स्ट वायसराय वो कौन था, वो भी लॉर्ड कैनिंग था। इसी के बाद दोस्तों अगला होता है हमारा 1861 भारतीय परिषद अधिनियम। इसमें क्या हुआ दोस्तों, सबसे पहले 1861 में क्या हुआ कि आईपीसी की शुरुआत, आईपीसी भारतीय दंड संहिता की शुरुआत की गई। 1861 आईपीसी वाज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। इसमें क्या हुआ दोस्तों, 1861 भारतीय परिषद अधिनियम के तहत आईपीसी का मतलब यह है कि आईपीसी किसी भी नागरिक के अपराधों, परिभाषा व दंड
का प्रावधान करती है, बट लेकिन यह भारतीय वायुसेना पर लागू नहीं होता है। आईपीसी की अगर बात करें तो इसका मतलब होता है इंडियन पेनल कोड, अर्थात भारतीय दंड संहिता। साथ ही साथ नोट करते रहना दोस्तों। 1861 के तहत ही इसमें अगला काम क्या हुआ, इन 1861 the Viceroy of India was granted the power to issue ordinance। 1861 में भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। दोस्तों इसे जब हम अध्यादेश को पढ़ेंगे राष्ट्रपति के टॉपिक में, राष्ट्रपति के टॉपिक में जब पढ़ेंगे तो आर्टिकल 123 के अंतर्गत, आर्टिकल 123 के अंतर्गत हम जानेंगे कि अध्यादेश क्या होता है। इसी के तहत दोस्तों अगला काम क्या हुआ, 3 हाई कोर्ट्स वर एस्टैब्लिश्ड इंडिया इन 1862। 1862 में भारत में 3 हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। वो कौन कौन से थे, पहला था कोलकाता, दूसरा था मद्रास और तीसरा था बॉम्बे। पहला कोलकाता, दूसरा मद्रास, तीसरा था बॉम्बे। इसी के तहत दोस्तों अगला काम क्या हुआ, 1862 में पोर्टफोलियो आयोग के तहत लॉर्ड कैनिंग ने भारत का विभागीकरण किया। भारत का विभागीकरण, भारत का विभागीकरण किया। 1862 में पोर्टफोलियो आयोग के तहत लॉर्ड कैनिंग ने भारत का विभागीकरण किया। अगर दोस्तों मैं भारत के विभागीकरण के जनक की बात करूं तो कौन होंगे, भारत के जनक भी लॉर्ड कैनिंग ही होंगे। भारत के विभागीकरण के जनक भारत के विभागीकरण के जनक लॉर्ड कैनिंग। इसी के तहत दोस्तों हुआ क्या, मैंने यहाँ ऑलरेडी पहले ही लिख दिया है कि भारतीय विभागीकरण का जनक लॉर्ड कैनिंग को कहा जाता है। फादर ऑफ इंडिया डिपार्टमेंटेशन लॉर्ड कैनिंग। इसी के बाद दोस्तों हुआ क्या, 1884 से 1888 तक है दोस्तों, ये यहाँ पे 1884 से 1888 तक कर लेना इसको। लॉर्ड डफरिन कम एज वायसराय ऑफ इंडिया फ्रॉम 1884 टू 1888। भारत का वायसराय बनकर 1884 से 1848 तक लॉर्ड डफरिन भारत का वायसराय बनकर आया। दोस्तों इसी के तहत पहला कार्य क्या हुआ, सबसे पहले कांग्रेस की स्थापना की गई। कांग्रेस की स्थापना की गई 1885 में। अगर इसके फाउंडर या संस्थापक की बात करें तो वो थे ए.ओ. हयूम। ए.ओ. हयूम
दोस्तों इस कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ वह हुआ था बॉम्बे में। फर्स्ट सेशन कांग्रेस बॉम्बे, प्रथम अधिवेशन हुआ था बॉम्बे में। दोस्तों उसी के तहत अगला कार्य क्या हुआ, फर्स्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट व्योमेश चंद्र बनर्जी, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी हुए। दोस्तों उसी के बाद हमारा आता है 1862 का भारत के परिषद अधिनियम में, इसमें है 1892 इंडियन काउंसिल एक्ट। इसमें दोस्तों क्या हुआ था कि 1892 में जो कार्य हुए थे उसे हम नीचे पढ़ेंगे, लेकिन यह आया था भारत के अंदर 1892 में। और इसमें होने वाला पहला कार्य क्या था कि द टर्म इलेक्शन वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। भारत में प्रथम बार निर्वाचन शब्द का इस्तेमाल किया गया था। दूसरा दोस्तों इसी के 1892 इंडियन काउंसिल एक्ट के अंदर दूसरा कार्य क्या हुआ, इंडियन वर गिवन द राइट टू डिबेट द बजट फॉर द फर्स्ट टाइम। भारतीयों को बजट पर प्रथम बार बहस करने का अधिकार दिया गया। इसी के तहत तीसरा कार्य यह हुआ कि केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया और जिसमें सदस्यों की संख्या 60 थी। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूट विद 60 मेंबर। इसमें सदस्यों की संख्या 60 कर दी गई। दोस्तों इसी के तहत हमारा जो अगला कार्य हुआ वह यह हुआ कि 1892 के अधिनियम के द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई। इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वॉयसराय बनकर आया लॉर्ड कर्जन। दोस्तों जो आया था 1899 से 1905 तक। लॉर्ड कर्जन came as Viceroy of India from 1899 to 1905। 1899 से 1905 ईस्वी तक लॉर्ड कर्जन भारत का वायसराय बनकर भारत आया था। दोस्तों इसके काल में क्या क्या कार्य हुए थे उन्हें हम जानेंगे। सबसे पहला क्या कार्य हुआ था कि 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था और कांग्रेस का भी विभाजन हुआ था। दोस्तों कांग्रेस का विभाजन हुआ था। कांग्रेस का विभाजन हुआ था। दोस्तों कांग्रेस का विभाजन अर्थात कांग्रेस दो पार्टों में डिवाइड हो गई थी, जिसे जो एक दल जिसे हम कहते हैं नरम दल और दोस्तों दूसरा पार्ट होता है गरम दल। कांग्रेस जो पार्टी थी वो दो भागों में डिवाइडेड हो गई। पहला था नरम दल और दूसरा था गरम दल। इसके बाद दोस्तों हुआ क्या कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां के द्वारा ढाका में की गई थी। द मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन 1906 बाय आगा खान इन ढाका। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां के द्वारा ढाका में की गई थी। दोस्तों एक कार्य इसमें और हुआ था कि
कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वह सूरत में हुआ था, सूरत में। सूरत जो कि गुजरात का एक शहर है, गुजरात का शहर है सूरत। और दोस्तों सूरत की अगर हम बात करें तो सूरत ताप्ती नदी के किनारे पर है, ताप्ती नदी के किनारे पर है। दूसरा अगर इसकी बात करें तो यह कपड़ा उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है, कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों अगर तीसरी बात करें तो यह डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है, डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये तो मैंने तब बता दिया कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था वो सूरत में हुआ था। तो ये तो हमारे सूरत के बारे में एक बेसिक सी नॉलेज थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन की। इसे आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, नहीं तो कोई इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन जो आपको मैं अंडरलाइन करके वो पढ़ा रहा हूं वो आपके बिल्कुल कोर्स के हिसाब से, आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों किसी भी एग्जाम की अगर मैं बात करूं पॉलिटी के लिए, तो पॉलिटी में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन तो मोस्टली पूछे ही जाते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खां के द्वारा की गई थी ढाका में। उसके बाद दोस्तों हुआ क्या, जो चीज मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दी है वो यहाँ है कि 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। सूरत के बारे में अभी हमने डिटेल से पढ़ा था, और यह कांग्रेस का जो विभाजन था 1907 में था सूरत अधिवेशन में। उसके बाद होता है क्या कि इंडिया में आया 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, 1909 मार्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट। दोस्तों यह किसके नाम पे आया था? जो ये मार्ले था यह भारत का राज्य सचिव था, राज्य सचिव हुआ करता था 1909 में। और दोस्तों जो मिंटो था, मिंटो भारत का वायसराय था उस समय। इसमें दोस्तों हुआ क्या, 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत क्या क्या हुआ कि इंडियन मुस्लिम वर गिवन स्पीड इलेक्टोड भारतीय मुस्लिमों को अलग पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया। और दूसरा 1909 मार्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट के तहत दूसरा कार्य यह हुआ कि भारतीय मुस्लिमों को मतदान के विशेष अधिकार प्रदान किए गए। इंडियन मुस्लिम्स वर गिवन स्पेशल वोटिंग राइट्स, कि भारत के मुस्लिम अर्थात भारतीय मुस्लिमों को भारत में मतदान के लिए विशेष अधिकार प्राप्त होंगे। उसके बाद दोस्तों हुआ क्या, नेक्स्ट आया 1909 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट, 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। इसके तहत दोस्तों क्या हुआ कि जब 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भारत में आ गया तो उसमें यह हुआ कि 1919 से 1935 तक प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया। जो शासन है, जहां शासन चल रहा है उसमें द्वैध शासन लगाया गया।
और रानी का शासन इस समय चल रहा था। दूसरा दोस्तों क्या हुआ, 1919 से अंग्रेज अफसरों के वेतन पुनः ब्रिटेन से ही आने लगे। पहले जो अंग्रेजों के वेतन थे वो भारत से ही दिए जाते थे। उससे पहले की अगर बात करें तो ब्रिटेन से आते थे, फिर भारत के खजाने से दिए जाने लगे। फिर उसके बाद हुआ क्या, 1919 में अंग्रेज जो अफसर थे उनके वेतन पुनः फिर ब्रिटेन से आने लगे। 1919 सैलरी ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम ब्रिटेन। साथ ही साथ नोट करते रहिए, पॉइंट टू पॉइंट हर चीज क्लियर करता चल रहा हूं मैं आपके सामने। एक एक पॉइंट एग्जाम के हिसाब से है बिल्कुल। इसी के तहत दोस्तों हुआ क्या, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत अगला जो काम किया गया वो यह किया गया कि भारत में निर्वाचन कराना निर्धारित किया गया कि अब भारत में निर्वाचन कराया जाएगा। दूसरा, उसके बाद आता है दोस्तों भारत में हुआ साइमन आयोग का भारत में आगमन हुआ। अराइव्ड टू साइमन आयोग कमीशन, अराइव्ड टू साइमन आयोग कमीशन इन इंडिया 1928। 1928 में भारत में आया साइमन आयोग। इसमें दोस्तों क्या हुआ, जब साइमन आयोग भारत में आया था तो इसको 7 लोग लगभग लेकर आए थे। इसमें हुआ क्या था कि इसका बहुत ज्यादा विरोध प्रदर्शन किया गया था लाहौर में, और इसे लाहौर में लेकर आया गया था। लाहौर में जब प्रदर्शन किया गया तो प्रदर्शन के दौरान अंग्रेजों की तरफ से एक लेफ्टिनेंट हुआ करता था स्कॉट। स्कॉट ने दोस्तों क्या हुआ, लोगों पर लाठियां चलवा दी, और लाठियां चलवाने के साथ साथ लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। दोस्तों फिर हुआ क्या कि भारत की तरफ से भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ये तीनों लोग स्कॉट की चौकी पर पहुंचे, लेकिन वहां स्कॉट इनको नहीं मिला, वहां मिला था सैंडर्स। तो दोस्तों क्या हुआ, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव इन तीनों ने मिलकर सैंडर्स को ही मार दिया। साइमन आयोग का लाहौर में विरोध प्रदर्शन किया गया तथा लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर भी करते रहिए, ताकि हमको और ज्यादा मोटिवेशनल मिलेगा तो हम आपके साथ और ज्यादा मेहनत करेंगे। इसे नोट कर लीजिएगा साथ ही साथ। दोस्तों इसी के समय हुआ क्या, 1928 साइमन आयोग के तहत अगली घटना क्या हुई कि उस समय भारत का जो राज्य सचिव हुआ करता था वह हुआ करता था लॉर्ड बर्कन। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज लॉर्ड बर्कन हेड इन 1928। 1928 में भारत का राज्य सचिव लॉर्ड बर्कन हेड हुआ करता था। अगर उस समय कांग्रेस अध्यक्ष की बात करूं तो उस समय कांग्रेस अध्यक्ष हुआ करते थे मोतीलाल नेहरू। कांग्रेस अध्यक्ष
मोतीलाल नेहरू। उन्नीस सौ 28 में कांग्रेस के जो अध्यक्ष हुआ करते थे वो हुआ करते थे मोतीलाल नेहरू। साथ ही साथ नोट करते रहिए दोस्तों। इसमें क्या था, जो मोतीलाल नेहरू थे उन्होंने ही स्वराज की मांग की थी। उन्होंने ही स्वराज की मांग की थी। और अगर हम बात करें कि मोतीलाल नेहरू ने स्वराज की मांग किससे की थी, तो दोस्तों स्वराज की मांग की थी लॉर्ड बर्कनहेड से। लॉर्ड बर्कनहेड से। जिस समय भारत का राज्य सचिव बर्कनहेड हुआ करता था, उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू हुआ करते थे। और मोतीलाल ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज की मांग की थी लॉर्ड बर्कनहेड से। दोस्तों इसमें दूसरा क्या हुआ, 1928 में ही एक काम और हुआ, नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई। 1928 में ही नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई। इसमें दोस्तों हुआ क्या, नेहरू रिपोर्ट पर जितने भी सदस्य थे उन्होंने सभी ने तो हस्ताक्षर कर दिए, लेकिन एक व्यक्ति थे मोहम्मद अली जिन्ना जिन्होंने नेहरू रिपोर्ट पर हस्ताक्षर नहीं किए। उनका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। कांग्रेस अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू जिन्होंने स्वराज की मांग की थी लॉर्ड बर्कनहेड से, और 1928 में ही नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट तैयार की, लेकिन नेहरू रिपोर्ट पर सभी लोगों ने हस्ताक्षर कर दिए। जिन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए थे उनका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। दोस्तों दूसरा काम क्या हुआ कि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया। पूर्ण स्वराज डे वाज सेलिब्रेटेड बाय कांग्रेस ऑन 26 जनवरी 1930, यानी कि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया। और दोस्तों इसी के तहत साइमन आयोग के तहत अगला कार्य क्या हुआ कि 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग की गई। मौलिक अधिकारों की मांग की गई। The Karachi session of Congress in 1931 demand the fundamental rights। कांग्रेस के कराची अधिवेशन में 1931 में मौलिक अधिकारों की मांग की गई। उसके बाद दोस्तों हुआ क्या, भारत में 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भारत में आया। भारत शासन अधिनियम 1935 में आया भारत शासन अधिनियम। इसके द्वारा दोस्तों हुआ क्या, इसके तहत 1935 भारत सरकार अधिनियम के तहत पहला कार्य क्या किया गया कि प्रांतों के द्वारा शासन का अंत किया गया और
केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया। प्रांतों के शासन का अंत कर दिया गया और केंद्रों में द्वैध शासन लगा दिया गया। इसी के तहत दोस्तों हुआ क्या, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। दूसरा काम यह हुआ कि जो सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता में था उसको अब कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। The Supreme Court was shifted from Calcutta to Delhi and 1935 itself। 1935 में ही सर्वोच्च न्यायालय को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। लेकिन दोस्तों हुआ क्या, 1935 में यह कलकत्ता से सुप्रीम कोर्ट जो था दिल्ली आ गया, लेकिन इसने काम करना स्टार्ट किया 1937 में। 1937 में यह पूरी तरह दिल्ली के अंदर सुप्रीम कोर्ट काम करने लगा। और इसी के तहत एक कार्य और हुआ दोस्तों, बर्मा को 1937 में भारत से अलग कर दिया गया। बर्मा को 1937 में भारत से अलग कर दिया गया। दोस्तों बर्मा की अगर हम बात करें, बर्मा का जो वर्तमान में नाम है वो है म्यांमार। म्यांमार। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बार बार हमको ना बोलना पड़े, ऐसा आप करिए कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि इससे हमको भी बहुत ज्यादा मोटिवेशनल मिलेगा। अगर हमको मोटिवेशनल मिलेगा तो हम आपके साथ और ज्यादा मेहनत करेंगे। और आपका काम ही बस एक है, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना। दोस्तों आज का टॉपिक हमारा यही होता है क्लोज। आज का जो हमारा था कंपनी का शासन, मेन जो टॉपिक था वो आज कंप्लीट हो चुका है। इसलिए दोस्तों अब मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए और अपनी पढ़ाई हमेशा अच्छे से करते रहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, 56 से 57 दिन बाकी शेष हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।